हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एसकेडी मैकेनिकल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जो कि बेस्ड है हमारा अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस पे। ये न्यूमेरिकल मुझे पिछले वीडियो में डिस्कस करना था, पर पिछला वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा बन गया था, जिसकी वजह से मैं इस न्यूमेरिकल को इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा न्यूमेरिकल है ये पूरी तरीके से मेरा बेस्ड है अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस पे। ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। इसको हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली में मेंस लेवल का न्यूमेरिकल है, यानी थोड़ा कन्वेंशनल टाइप का प्रॉब्लम है जो हमें काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स दे सकता है। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को रीड करते हैं। सो वी आर गिवन एन इंसुलेटेड स्टोरेज टैंक विच इज़ इनिशियली इवैक्यूएटेड, और जिसको हमने कनेक्ट कर रखा है एक सप्लाई पाइपलाइन से, और वो पाइपलाइन मेरा कैरी कर रहा है एक फ्लूइड को at a specific internal energy UI and specific enthalpy HI. The valve is opened and the fluid flows into the tank from the supply pipeline and reaches the pressure which is same as that of the supply pipeline. तो हमारा जो मेन प्रॉब्लम है, जो हमें एक्चुअली में फाइंड आउट करना है कि हमें इस प्रॉब्लम में सॉल्व क्या करना है, तो हमें इसमें ये पता करना है कि एक्चुअली में हमें इसमें प्रूव करना है कि what is the final specific internal energy of the fluid in the tank, और ये हमें प्रूव करना है कि ये हमारा इक्वल है एच आई के, यानी कि स्पेसिफिक इंथैल्पी जो हमारी जो भी थी हमारे फ्लूइड की, जो हमारा फ्लो कर रहा था। और इसके बाद हमें डिड्यूस करना है कि अगर हमारा फ्लूइड एक आइडियल गैस हो तो फाइनल जो टेम्परेचर होगा जो कि हमने लिया T2 उस पर्टिकुलर गैस का या फ्लूइड का इनसाइड द टैंक, और वो हमारा गामा टाइम्स होगा सप्लाई लाइन टेम्परेचर टी आई के। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को एक बार फिर दोबारा से रीड करें, क्योंकि जब तक हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें एक इंसुलेटेड स्टोरेज टैंक दे रखा है, तो मैंने एक डायग्राम क्रिएट करा है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो ये हमारा वो एक पर्टिकुलर टैंक है विच इज़ कम्प्लीटली इंसुलेटेड। अगर हम बात करें कि एक्चुअली में इंसुलेटेड का मतलब होता क्या है, सो इंसुलेटेड मीन्स द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर विल बी इक्वल टू जीरो। हीट ट्रांसफर की वैल्यू जीरो होगी, इसका मतलब कोई भी हीट मेरी इस पर्टिकुलर टैंक से बाहर नहीं जा सकती है, और कोई भी हीट मेरी बाहर से इस पर्टिकुलर टैंक में एंटर नहीं कर सकती है। दैट इज द बेसिक मीनिंग फॉर इंसुलेटेड। अगला जो हमें वर्ड दे रखा है दैट इज बेसिकली गिवन एज कि हमारा जो टैंक है इट इज गिवन एज इवैक्यूएटेड। तो अगर हम ये देखना चाहें कि इस पर्टिकुलर इवैक्यूएटेड वर्ड का मीनिंग क्या है, तो जो इवैक्यूएटेड वर्ड है इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स कंप्लीट वैक्यूम। तो ये जो इवैक्यूएटेड वर्ड है हमारा, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट वैक्यूम को। यानी ये जो मेरा टैंक था, जो इनिशियल कंडीशन थी मेरे टैंक की, वो थी इवैक्यूएटेड, यानी कि वो पूरी तरीके से उसमें वैक्यूम हमने क्रिएट कर रखा था। और अगर हम इसमें वैक्यूम क्रिएट कर रखा है तो इसके अंदर एक भी मास नहीं होगा, एक भी मास इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि मास जो होगा मेरा वो कम्प्लीटली ज़ीरो होगा, क्योंकि एक भी मेरा मॉलिक्यूल नहीं होगा, यानी कि कोई मास नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा उसमें, किसी भी टाइप का मुझे इस पर्टिकुलर टैंक में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और इस टैंक को मैंने कनेक्ट कर रखा है एक सप्लाई पाइपलाइन से, तो ये मैंने अज्यूम किया है कि ये मेरा सप्लाई पाइपलाइन है, और ये पाइपलाइन मेरा एक्चुअली में कैरी कर रहा है एक पर्टिकुलर फ्लूइड को, जिसकी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी में दे रखी है यू आई, स्पेसिफिक इंथैल्पी दे रखी है एच आई, और इनिशियल टेम्परेचर उसका दे रखा है फ्लूइड का टी आई के इक्वल। और ये हमारा वॉल्व है। अब जैसे ही हम इस वॉल्व को ओपन करते हैं, ये जो फ्लूइड है मेरा एंटर करेगा इस पर्टिकुलर टैंक के अंदर, एंड आफ्टर सम टाइम जो भी मेरा इस पर्टिकुलर टैंक में फ्लूइड एंटर करेगा वो उसी प्रेशर पर पहुंच जाएगा जो कि मेरे सप्लाई पाइपलाइन का प्रेशर था, ये हमारा प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो हमें एक्चुअली में प्रूव ये करना है कि जो फाइनल स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी होगी, जिसको हम ले लेते हैं कि U2 है, so we have to prove that final specific internal energy of the fluid in the tank is equal to HI. This is the first condition which we have to prove. Second condition जो हमें प्रूव करना है वो ये है
कि जो फाइनल टेम्परेचर T2 है मेरे इस पर्टिकुलर गैस का इनसाइड द टैंक, इट शुड बी इक्वल टू गामा टाइम्स इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द टैंक। तो ये दो चीज़ हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में प्रूव करनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल को। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हमने अज्यूम करा कि ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है। हमें एक एक स्टेप को अच्छे से समझना पड़ेगा ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सकें। तो ये हमने अज्यूम करा एक पर्टिकुलर हमारा कंट्रोल वॉल्यूम, एंड दिस वी आर अज्यूमिंग द बाउंड्री ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम। तो ये हमने अज्यूम करा हमारा ये कंट्रोल वॉल्यूम है और ये क्या है, उसकी बाउंड्री है। इट इज कॉल्ड एज द बाउंड्री ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम। तो ये हमने अजम्पशन ले ली है। तो हमारा कंट्रोल वॉल्यूम हमने डिसाइड कर लिया है जिसके ऊपर हमें एनालिसिस करना है। अब हम अपना जो मेन प्रॉब्लम है उसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो ये दो कंडीशंस हैं जो हमें प्रूव करना है। सो सबसे पहले हम कुछ अजम्पशन इसमें अज्यूम करेंगे, यानी कि कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे जिससे कि हमारा सवाल आसान हो सके। तो सबसे पहले हम इसमें अज्यूम करते हैं m1। सो वी आर अज्यूमिंग m1 which is simply considered as the mass of the fluid which is present inside the control volume initially। अभी कितना प्रेजेंट है कितना प्रेजेंट नहीं है ये हमें नहीं मालूम, अभी ये सिर्फ हम जनरल कुछ टर्म्स लिख रहे हैं जिससे कि हमारा प्रॉब्लम थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके। फिर हम अज्यूम करते हैं m2। m2 is simply considered as the mass of the fluid which is actually present inside the control volume finally। तो हम दो कंडीशन डिफाइन कर लिए, एक इनिशियली एक फाइनली। जो इनिशियली हमारा मास है कंट्रोल वॉल्यूम में हम उसको मान के चल रहे हैं m1, और जो फाइनल मास है हमारा इस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम में उसको मान के चल रहे हैं कि वो जो मेरा मास है वो एक्चुअली में मुझे दे रखा है m2 के इक्वल। उसके बाद हम ये मान के चलते हैं that there is some mass which is we have considered mi। so this we have considered as the mass which is entering into this particular control volume, यानी कि कुछ मास हमारा एंटर कर रहा होगा फ्लूइड का इस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम में, तो वो हमने अज्यूम करा है कि वो हमारा एक्चुअली में इक्वल है mi के। नाउ वी हैव कंसिडर्ड me। सो me हम मान रहे हैं it is the mass which is leaving from this particular control volume। तो me हम मान के चल रहे हैं कि कुछ मास है जो मेरा लीव हो रहा है या फिर एग्जिट हो रहा है इस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम से। अब जो हमारा एक्चुअली में कंट्रोल वॉल्यूम है उसके हिसाब से देखते हैं कि एक्चुअली में हमारे m1 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू क्या है, mi की वैल्यू क्या है और me की वैल्यू क्या है। तो अगर हम इसमें देखें कि जो हमारे mi की वैल्यू है, सो एक्चुअली द वैल्यू ऑफ mi हमारा था मास विच इज एंटरिंग इनटू दिस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम। तो हमें ये नहीं पता है कि हमारा एक्चुअली में कितना मास एंटर कर रहा है, तो उसको हम सिंपली mi रहने देते हैं। अगर हम देखें कि me की वैल्यू क्या है, तो अगर हम इस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम को अच्छे से देखें कि ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है जो मैं दे रखा था, इसमें me, तो me का मतलब है कुछ मास जो एग्जिट हो रहा है इस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम से, पर ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है, ये उसकी बाउंड्री है। इसमें सिर्फ एक ही इनलेट दे रखा है हमें, ऐसा कोई एग्जिट का एंड दे नहीं रखा ना से मेरा जो फ्लूइड है वो लीव कर सके। सो द वैल्यू ऑफ मास विच इज लीविंग फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 0। और अगर मैं देखूं कि m1 की वैल्यू कितनी है, ये हमें जो हमारा प्रॉब्लम था उसके अंदर हमें पहले ही बता दिया गया था डेट दिस पर्टिकुलर टैंक इट इज़ गिवन एज इनिशियली इवैक्यूएटेड। और हम देख चुके थे कि इवैक्यूएटेड का मतलब क्या होता है हमारा, इवैक्यूएटेड मीन्स कंप्लीट वैक्यूम, यानी ये जो मेरा टैंक था वो पहले इसमें कोई भी एक सिंगल पार्टिकल भी प्रेजेंट नहीं था, कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं था तो कोई मास नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि मेरी जो m1 की वैल्यू होगी, m1 विच इज़ सिंपली रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ मास विच इज़ प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम। जब कुछ प्रेजेंट ही नहीं था
तो m1 की वैल्यू जो है वो भी मेरी इक्वल होगी 0 के। तो सबसे पहले हमने टर्म्स डिफाइन करे कि m1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, m2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, mi किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और me किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो हमारी कंडीशन है इस कंट्रोल वॉल्यूम की, उसके बाद हमने जो जो टर्म्स हमें बताते हैं वो हमने आसानी से यहाँ पर पुट कर दिए। तो हम देख चुके हैं कि हमारे m1 की वैल्यू क्या है, me की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू क्या है और mi की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी मेन इक्वेशंस को जो हमने ऑलरेडी डिराइव किया था अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस के अंदर। सो वी हैव मेन टू इक्वेशंस, जिसमें हमारा पहला इक्वेशन था कंजर्वेशन ऑफ मास। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन which we are going to use, that is the conservation of mass. According to conservation of mass हम जानते हैं that rate of change of mass with respect to time within the control volume is equal to mass flow rate which is present at inlet minus mass flow rate जो भी हमारा present है exit पर। इससे पहले हम देख चुके हैं कि हमारा कोई मास ऐसा है ही नहीं जो लीव हो रहा है इस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम से। तो हम जो मास, ये जो एम ई डॉट की वैल्यू है इसको हम इक्वेट कर सकते हैं 0 से, क्योंकि हमारा कोई मास लीव ही नहीं हो रहा कंट्रोल वॉल्यूम से। सो डेफिनेटली जो मेरी वैल्यू होगी एम ई डॉट की वो इक्वल होगी 0 के। तो यहाँ से हम ये चीज़ लिख सकते हैं that rate of change of mass with respect to time within the control volume will be equal to mass flow rate which is present at inlet. So this is our first equation जो हमने बेसिकली लिखी है by using the conservation of mass को use कर कर। Now we are going to use our second main equation that is basically called as the conservation of energy. This is our main equation and this is basically second main equation। हमारी पहली मेन इक्वेशन जो हमने पहले यूज कर चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमारी दूसरी मेन इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम कैन बी रिटन एज जो भी हमारा एनर्जी का फ्लो रेट होगा इनलेट पर वो माइनस जो भी हमारा एनर्जी का फ्लो रेट होगा एट एग्जिट। इसके बाद हमने एक यूनिवर्सल इक्वेशन तैयार किया था जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने हमारे प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज़ दी अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस के अंदर। पर उस यूनिवर्सल इक्वेशन के अंदर हमने कुछ अजम्पशंस लिए थे, उसके बाद हमने अपना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इक्वेशन लिखा था। तो यहाँ पर भी हम वही अजम्पशंस एक बार फिर यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम वो अजम्पशंस नहीं अज्यूम करते हैं तो उसके बिना हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो अगेन वी आर यूजिंग दैट सेम अजम्पशंस विच वी हैव ऑलरेडी यूज्ड। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि वो अजम्पशंस थे कौन कौन से। तो ये हम लिख रहे हैं अजम्पशंस जो हम अप्लाई करेंगे इस यूनिवर्सल इक्वेशन के अंदर। तो 3 अजम्पशंस हमने लिए थे उस पर्टिकुलर फाइनल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन को लिखने के लिए। पहला हमारा अजम्पशन था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। दूसरा अजम्पशन था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। तीसरा अजम्पशन था द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एंथैल्पी एट इनलेट एंड द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एंथैल्पी एट एग्जिट डू नॉट चेंज with respect to time। तो अगर हम इन assumptions को भूल जाते हैं या इन assumptions को हम ध्यान में नहीं रखते हैं तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हमें पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी assumptions है जो हमने ली हैं और उसके बाद अपनी फाइनल इक्वेशन को तैयार किया है। तो ये 3 assumptions लेने के बाद हमारी जो इक्वेशन बनती है that is dE by dt, it can be written as du by dt which will be equal to mass flow rate at inlet into specific enthalpy at inlet, then plus जो भी हमारा हीट ट्रांसफ़र का रेट है फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम माइनस मास फ्लो का रेट एट एग्जिट टाइम्स स्पेसिफिक एंथैल्पी एट एग्जिट
माइनस जो भी मेरे वर्क ट्रांसफ़र का रेट होगा उस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम से, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे. सो दिस इज़ आवर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये मेरी इक्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की आफ्टर टेकिंग दीज थ्री assumptions. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू जीरो, change in potential energy is equal to zero, and the third one, that is the value of specific enthalpy at inlet and the value of specific enthalpy at exit do not change with respect to time. किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं अनस्टेडी जो हमने पहले डिस्कस किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसी का कॉन्सेप्ट जो है हम इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं. So we can simply write that rate of change of internal energy with respect to time will be equal to mass flow rate at inlet into specific enthalpy at inlet plus जो भी हीट ट्रांसफर हुआ वो माइनस मास फ्लो रेट एट एग्जिट इंटू स्पेसिफिक एंथैल्पी एट एग्जिट माइनस जो भी वर्क मेरा ट्रांसफर हुआ उस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम से. तो अगर हम बात करें कि मेरा कितना हीट ट्रांसफ़र हुआ, हम पहले अज्यूम कर चुके थे कि हमारा जो टैंक है वो क्या है, इंसुलेटेड है. ये हमारी क्वेश्चन में दिया था कि हमारा टैंक इंसुलेटेड है, एंड वेन एवर द टैंक इज गिवन एज इंसुलेटेड तो वैल्यू जो होती है हीट ट्रांसफ़र की वो होती है ज़ीरो. तो कोई हीट मेरा ट्रांसफ़र नहीं होगा. तो उस केस में हम जो हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू है उसको हम इक्वेट कर सकते हैं ज़ीरो से. So definitely the value of heat transfer will be equal to zero in this particular case because the tank is given as insulated tank. Okay. अब जो हमारा WCV है, it is basically called as the control volume work. जो हमारा WCV है, it is basically called as the control volume work. ये जो control volume work है, ये भी मेरा इक्वल होगा ज़ीरो के. अब इसको हम समझते हैं कि एक्चुअली में ज़ीरो के इक्वल क्यों होगा. तो अगर हम एक रफ डायग्राम तैयार करें तो ये हमारा एक्चुअली में टैंक था. उसके बाद ये हमारा हमने एक वाल्व कनेक्ट कर रखा था, और इस वाल्व से ये हमारा कनेक्टेड था एक सप्लाई पाइपलाइन. ठीक है. तो इस पर्टिकुलर टैंक के अंदर हमने इस पर्टिकुलर टैंक को अज्यूम किया था एज अ कंट्रोल वॉल्यूम, और ये था मेरा बाउंड्री उस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम का. तो इसमें अगर मेरा कोई फ्लूइड, मैं वॉल्व को ओपन करूँगा, कुछ फ्लूइड मेरा सप्लाई होगा और वो एंटर करेगा इस कंट्रोल वॉल्यूम में. तो वो जो फ्लूइड मेरा एंटर करेगा इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर, दैट पर्टिकुलर फ्लूइड विल जस्ट एंटर इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम. यानी कि मेरा जो फ्लूइड है वो केवल और केवल इस कंट्रोल वॉल्यूम में एंटर कर रहा होगा, वो किसी भी टाइप का वर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा इस कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर. और ये कंट्रोल वॉल्यूम भी किसी भी टाइप का वर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. अगर मैं अपनी क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखूँ तो उसमें नहीं दे रखा है कि मेरा जो टैंक है किसी भी टाइप के वर्क को प्रोड्यूस कर रहा है, और जो मेरा फ्लूइड है वो केवल इस कंट्रोल वॉल्यूम में यानी कि इस टैंक में एंटर करेगा, और एंटर करने के बाद चुपचाप यहाँ पर आकर बैठ जाएगा. वो मेरा फ्लूइड किसी भी टाइप के वर्क को प्रोड्यूस नहीं करेगा इस कंट्रोल वॉल्यूम में. इसी वजह से जो कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क है वो मेरा इक्वल होगा ज़ीरो के. एक बात और, इस टैंक में केवल हमने इनलेट दे रखा है, कोई एग्जिट तो है ही नहीं. तो ये जो m.e है तो हमारा इक्वल हो जाएगा. तो ये टर्म मेरा पूरा इक्वल हो चुका होगा ज़ीरो के. तो फाइनल जो मुझे इक्वेशन मिलेगा, दैट कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी with respect to time will be equal to mass flow rate at inlet into specific enthalpy at inlet. This is our second equation. Okay. तो अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं. अब हम यहाँ से आगे प्रोसीड करते हैं. हमने दो इक्वेशन लिख लिए हैं. पहला इक्वेशन हमारे कंजर्वेशन ऑफ मास, तो फाइनली हमें ये इक्वेशन मिला. दूसरा इक्वेशन जो हमने लगाया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो उसको लगाकर हमें ये इक्वेशन मिला. तो ये दो इक्वेशन मिला है. अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर सब्सटीट्यूटिंग, और वी कैन से वी आर यूजिंग इक्वेशन नंबर 1
इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमें पता है डेट मास फ्लो रेट की वैल्यू जो है इनलेट पर इट इज सिंपली गिवन एज dm/dt, तो क्यों ना उसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करें, तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये होगा du/dt। मास फ्लो रेट की वैल्यू इनलेट पर हमें दे रखा है dm/dt, that is the rate of change of mass with respect to time into specific enthalpy at inlet। ओके, अब हम क्या करते हैं कि अगर हम इस dt को यहाँ शिफ्ट कर दें, so we can simply write du will be equal to dm by dt into hi into dt। तो हम dt से dt कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, du will be equal to dm into hi। तो फाइनल जो हमें इक्वेशन मिला वो ये मिला। अब हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। सो वी आर इंटीग्रेटिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, u होगा, लिमिट्स क्या है 2 टू 1 टू 2, तो ये होगा u2 माइनस u1। इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि hi ये मेरा क्या है, the value of specific enthalpy at inlet which we are assuming that it is not changing with respect to time, यानी कि जो मेरी वैल्यू है hi की वो क्या है, इट इज़ अ कांस्टेंट पैरामीटर। तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन के, जो हमने निकाला इंटीग्रेशन ऑफ डी एम विल बी m, तो लिमिट्स डालने के बाद ये आएगा m2 माइनस m1। ओके, तो ये हमें मिल चुका है। अब क्या था कि m1 मेरा वो मास था फ्लूइड का जो कि मेरा अवेलेबल था या जो मेरा प्रेजेंट था इस कंट्रोल वॉल्यूम में इनिशियली, पर क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि मेरा जो ये टैंक है इट इज़ इनिशियली कंप्लीटली इवैक्यूएटेड टैंक। अगर ये पूरी तरीके से इवैक्यूएटेड है तो जो मास होगा मेरा इनिशियली वो होगा ज़ीरो। ये पहले ही देख चुके थे, तो उसकी वैल्यू हम करेंगे ज़ीरो के इक्वल। तो अब हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, u2 माइनस u1 विच कैन बी रिटन एज m2 इंटू hi। ओके, हाँ एक चीज़ और हम कर सकते हैं, जो u1 है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी एट स्टेट वन यानी कि जब ये टैंक कंप्लीटली इवैक्यूएटेड था, तो उस वक्त इसकी इंटरनल एनर्जी क्या थी, जब वो टैंक कंप्लीटली इवैक्यूएटेड था यानी पूरी तरीके से उसमें वैक्यूम था, तो उसमें एक सिंगल पार्टिकल भी प्रेजेंट नहीं था। कोई पार्टिकल नहीं तो कोई मास नहीं, कोई मास नहीं कोई एनर्जी भी उसमें प्रेजेंट नहीं होगी। तो इसकी वैल्यू में हम इक्वेट करेंगे ज़ीरो से। तो अब हम लिख सकते हैं u2 इज इक्वल टू m2 इंटू hi। इसको हम यहाँ शिफ्ट करें तो ये u2 डिवाइडेड बाई m2 इट कैन बी रिटन एज hi। ओके, सो फाइनली वी कैन राइट एज u2 बाई m2। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, क्योंकि स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी क्या होती है, टोटल इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास। तो उसको हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी दैट इज u2, जो कि हमारा किसके इक्वल आया है, विच इज इक्वल टू hi। hi मीन्स द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक इंथैल्पी उस पर्टिकुलर फ्लूइड की जो कि मैं सप्लाई कर रहा हूँ पाइपलाइन के थ्रू। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन विच वी हैव प्रूव्ड। तो उसको हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। सो वी हैव प्रूव्ड दैट u2 इज इक्वल टू hi। इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट ये यूज़ किया है दैट स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी that is represented by symbol small u, it can be written as internal energy यानी कि टोटल इंटरनल एनर्जी, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से पर यूनिट मास। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर हमने इस पर्टिकुलर इक्वेशन को प्रूफ कर दिया है कि u2 हमारा इक्वल होगा hi के। तो ये हमारा पहला पार्ट जो है वो ओवर हो चुका है। अब बात करें दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट उन्होंने बोला है
कि अगर हमारा जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यानी कि पाइपलाइन के थ्रू जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है और जो हमारा टैंक में एंटर कर रहा है, अगर वो फ्लूइड, इफ दैट पर्टिकुलर फ्लूइड इज एन आइडियल गैस, अगर वो मेरा फ्लूइड एक आइडियल गैस हुआ, तो उस केस में मुझे ये प्रूव करना है कि T2 मेरा इक्वल होगा गामा टाइम्स Ti के. सो दिस इज वी हैव टू प्रूव. ओके, सो वी कैन simply write as U2 is equal to Hi. सो दिस वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड कि जो मेरी वैल्यू है स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी की एट स्टेट 2, तो ये हम इसमें ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. हमें फ्लूइड दे रखा है आइडियल गैस. अगर मेरा फ्लूइड आइडियल गैस है तो जो इंटरनल एनर्जी होता है इट कैन बी रिटन एज एम सी वी इंटू टी. एंड अगर इस एम को हम वहाँ शिफ्ट करें तो ये होगा टोटल इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास, इट कैन बी रिटन एज सी वी इंटू टी. तो टोटल इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास कैन बी रिटन एज स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, जिसको हम लिख सकते हैं सी वी इंटू टी के इक्वल. ओके, सो दिस इज़ द इक्वेशन जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं. उसके बाद अगर हम देखें कि जो एंथैल्पी होता है इट कैन बी रिटन एज एम सी पी टी. ये जो टर्म्स है जो हम लिख रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी हम इक्वल कर सकते हैं एम सी वी टी के और एंथैल्पी हम इक्वल कर सकते हैं एम सी पी टी के, दीज आर ओनली वैलिड फॉर एन आइडियल गैस. जब एक फ्लूइड हमारा आइडियल गैस होगा तभी हम ये चीज़ लिख सकते हैं. मास को वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तो टोटल एंथैल्पी पर यूनिट मास कैन बी रिटन एज सी पी इंटू टी. टोटल एंथैल्पी पर यूनिट मास, इसकी वैल्यू होगी स्पेसिफिक एंथैल्पी, और ये हमारा इक्वल होगा सी पी इंटू टी के. सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन विच वी आर गोइंग टू यूज. ओके, तो हम U2 इक्वल्स टू एच आई ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं. तो U2 को हम क्या लिख सकते हैं सी वी टी टू. तो U2 को हम लिख रहे हैं सी वी टी टू. अब बात करें सी वी की, तो यहाँ पर सी वी क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक वॉल्यूम एट, और वी कैन से इट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो सी वी हमारा एक्चुअली में वैल्यू होता है स्पेसिफिक हीट का एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अगर हम बात करें सी पी की, इट इज कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. तो U2 को हम लिख सकते हैं सी वी इंटू टी टू. एच आई को हम क्या लिख सकते हैं सी पी इंटू टी आई के इक्वल. तो सी वी को हमने यहाँ शिफ्ट किया तो सिंपली हमें क्या मिलेगा T2 इक्वल्स टू सी पी बाई सी वी इंटू टी आई. सो सी पी बाई सी वी हम जानते हैं कि एक आइडियल गैस के लिए जो सी पी बाई सी वी होता है उसको हम इक्वल करके लिख सकते हैं गामा के. तो ये हमारा हुआ सेकंड कंडीशन जो हमने प्रूव कर दिया दैट T2 इज इक्वल टू गामा टाइम्स टी आई के इक्वल. सो हेंस प्रूव्ड. ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पर T2 क्या है, T2 कॉल्ड एज द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड. जब हमारा फ्लूइड एंटर कर चुका है कंट्रोल वॉल्यूम में तो उस वक्त का जो टेम्परेचर है वो T2 है. टी आई यानी कि जो सप्लाई पाइपलाइन थी उसका टेम्परेचर हमारा टी आई है. गामा की बात करें, गामा इज कॉल्ड एज द एडियाबैटिक इंडेक्स, और हम इसको एडियाबैटिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं. गामा को हम सिंपल लिखते हैं सी पी बाय सी वी का रेशियो. तो ये इक्वेशन को यूज़ कर हमने इस फाइनल इक्वेशन को डिराइव कर लिया. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था जो हमें डिस्कस करना था एक अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस के ऊपर, और दो कंडीशन जो हमें प्रूव करनी थी वो दोनों कंडीशंस इसमें हमने अच्छी तरीके से प्रूव करी है, स्टेप बाय स्टेप प्रूव करा है. सो आई होप दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल विल बी क्लियर टू यू. इसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करी है और उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर कर जो हमने सीखे थे अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस के अंदर उसका इस्तेमाल करने का
हमने पूरी कोशिश यहाँ पर की है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।